नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे हेडलाइंस की ओर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा बजट हर वर्ग और देश के विकास के लिए हितकारी। मैस्कियो गैस्पार्डो इंडिया ने आज अपना 10वां वर्षगांठ समारोह मनाया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने को आगे आया किसान मोर्चा। बिहार में 9 फरवरी से शुरू होगा कृषि यंत्रों का मेला, किसानों को मिलेगी कृषि यंत्र पर भारी सब्सिडी। तेलंगाना में महंगा हुआ चावल, लोग परेशान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का फसल मुआवजे पर बड़ा ऐलान, 1 एकड़ के लिए 20,000 रुपए देगी सरकार। टाफे ने लॉन्च किया मेसी डायनास्टार कॉन्टेस्ट 2023 सीजन 1, विजेता को मिलेगा 7.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर। केरल में नारियल की एमएसपी बढ़ी, किसान खुश। आरबीआई ने लगातार छठी बार बढ़ाया रेपो रेट। गुमला में जैविक खेती को दिया जा रहा बढ़ावा, 50 से अधिक किसान मिलकर कर रहे हैं जैविक खेती। चीन ने बनाई सुपर काउ, साल भर में देगी 18,000 लीटर दूध। महाराष्ट्र में अंडों की हुई भारी कमी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार देगी बम्पर सब्सिडी। ड्रोन से होगी खेती, किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए लोन देगी एसबीआई। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत को भीषण ठंड से मिली राहत। बढ़ेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया है और ये अमृत बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री ने बजट में देश और समाज के प्रति सरकार की जो 7 प्राथमिकताएं बताई है, उनसे समाज के हर वर्ग का कल्याण होगा। अमृतकाल में प्रस्तुत किया गया यह बजट आधुनिक भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा, आम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप देश को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सार्थक सिद्ध होगा। यह केवल बजट नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत के अमृतकाल का विजय पत्र भी है। ये देशवासियों को नई ऊर्जा देने वाला सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। सुशासन, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का नया अध्ययन लिखने में यह अहम योगदान देगा। मैस्कियो गैस्पार्डो इंडिया ने आज अपना 10वां वर्षगांठ पुणे में मनाया। बता दें कि इटली में 1964 में स्थापित कंपनी के आज 8 उत्पादन संयंत्र है, जिनमें 5 इटली में है, वही रोमानिया में 3 है, भारत और चीन में है। इसके अलावा समूह वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 1900 लोग और 13 बिक्री शाखाओं में कार्यरत है। 2011 में समूह ने पुणे में MIDC में भारतीय विनिर्माण सुविधा की स्थापना की। ये भारतीय सुविधा भारतीय किसानों के लिए रोटरी टीलर, मल्चर और हल जैसे कई प्रकार के उपकरणों का निर्माण करने में सक्षम है। विनिर्माण सुविधा का कुल क्षेत्रफल 25,000 वर्ग मीटर है, जिसकी उत्पादन क्षमता 35,000 यूनिट प्रति वर्ष है। बता दें कि मैस्कियो गैस्पार्डो जुताई, बीज बोने और रोपण, उर्वरीकरण, फसल सुरक्षा, हरित रखरखाव के लिए उपकरणों के उत्पादन में अग्रणी है। केंद्र सरकार लगातार मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार तरह तरह की योजनाएं भी चला रही है। यहाँ तक कि केंद्र ने अपने बजट में मोटे अनाज और प्राकृतिक को बढ़ावा देने के लिए अन्न योजना की शुरुआत भी की है। सरकार का मानना है कि मोटे अनाज और प्राकृतिक खेती से किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी, साथ ही जमीन का वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि मोटे अनाज की खेती में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसी बीच खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की कृषि विंग किसान मोर्चा ने कृषि में कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है। वे 1 लाख से अधिक गांवों में 5 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और अपना संदेश फैलाने के लिए 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट बनाए हुए हैं। गंगा के साथ शुरू होने वाली ये यात्रा नदियों के किनारे गांव-गांव आगे बढ़ रही है। इस यात्रा का नेतृत्व मोर्चा के राज्य और सह संयोजकों द्वारा किया जा रहा है।
देश में कृषि क्षेत्र में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी दी जाती है। अधिक से अधिक नई तकनीक के कृषि तकनीकों को अपना इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बिहार सरकार भी राज्य में 9 फरवरी से 12 फरवरी 2023 के दौरान राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेले का आयोजन किया जा रहा है। 9 फरवरी 2023 से पटना के गांधी मैदान में सुबह 10 बजे से आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय कृषि मेले में किसान जाकर अनुदान पर कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। साथ ही नए विकसित कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना में चावल की कीमतों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है और कहा जा रहा है कि इस महीने चावल की कीमत में लगभग 10% की वृद्धि हुई है। व्यापारियों के अनुसार वे मिल से मिल रहे दाम पर अपना मुनाफा रखकर चावल बेच रहे हैं और संक्रांति के बाद बाजार में नया चावल आने से दामों में तेजी सामान्य हो रही है और ऐसा नहीं हो रहा है और तंत्र की कमी के कारण मिल मालिकों द्वारा मनमानी कीमत वृद्धि दर्ज की जा रही है। फुटकर व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक उनसे चावल के दाम बढ़ने का कारण पूछ रहे हैं, जिसका वे जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पिछले साल फसल खराब होने या कीमत बढ़ने जैसे कोई वैध कारण नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मिल मालिकों ने नए चावल के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे पुराने चावल के दाम भी बढ़ गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बेमौसम बारिश से प्रभावित राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी है। चेन्नई में उन्होंने घोषणा की कि कावेरी डेल्टा में बेमौसम भारी बारिश से किसानों को 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की राहत प्रदान की जाएगी। 33% या उससे अधिक की धान उपज के नुकसान पर यह राशि मिलेगी। बता दें कि राज्य अधिकारियों द्वारा कावेरी डेल्टा क्षेत्र में बारिश से प्रभावित फसलों का निरीक्षण करने के बाद स्टालिन ने प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज घोषित किया है। राजस्व एवं कृषि विभाग मिलकर फसल क्षति का आकलन करेंगे तथा दलहनी क्षेत्र में क्षतिग्रस्त फसलों के लिए 3,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा। वहीं प्रभावित उड़द किसानों को 50% सब्सिडी पर 8 किलोग्राम दलहन की बीज दी जाएगी। कावेरी डेल्टा के किसानों को आपदा प्रबंधन नियमों के अनुसार बारिश से प्रभावित धान की फसल की कटाई के लिए तैयार 33% या उससे अधिक के नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए की राहत प्रदान की जाएगी। बारिश से प्रभावित किसानों को तुरंत धान की कटाई करने में मदद करने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से 50% अनुदान पर फसल काटने वाली मशीनरी किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी और भारत में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर्स के निर्माता टैफे ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ने मैसी डायनास्टर कॉन्टेस्ट 2023 हैशटैग सबसे बड़े ऑलराउंडर की तलाश के पहले सीजन की शुरुआत की है। वास्तविक और रचनात्मक आइडिया वाले किसान, उद्यमियों, स्टार्टअप, व्यक्ति विशेष या संस्था के लिए यह भारत की अपनी तरह की पहली ऑनलाइन खोज जो मैसी फर्ग्यूसन डायनाट्रैक ट्रैक्टर का उपयोग करके जीवन में प्रभावशाली ढंग से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार विजेता को 7.5 लाख रुपए तक की कीमत का मैसी फर्ग्यूसन 241 डायनाट्रैक ट्रैक्टर भेंट किया जाएगा। इसके अलावा पहले 2 उप विजेताओं में से प्रत्येक को 8 ग्राम सोने का सिक्का, वही शेष 20 चयनित प्रतिभागियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपए की गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। केरल सरकार ने बजट 2023 और 24 में कृषि सेक्टर के लिए 971.71 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। साथ ही नारियल के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 34 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया है। वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने कहा कि क्षेत्र के कुल खर्च में से केंद्रीय सहायता 156.30 करोड़ रुपए है, जबकि 782 करोड़ रुपए का फसल का देखभाल के लिए अलग रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से चावल के विकास के लिए खर्च को चालू वर्ष के 76 करोड़ रुपए के प्रावधान से बढ़ाकर 95 करोड़ रुपए कर दिया गया है। के.एन. बालागोपाल ने कहा कि प्रमुख आवंटन में व्यापक सब्जी खेती कार्यक्रम के लिए 93.45 करोड़ रुपए, नारियल विकास योजनाओं के लिए 86.95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही नारियल के बीज खरीद और कृषि विभाग के खेतों के माध्यम से नारियल के बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए 25 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। आज भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों को लेकर अहम फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी कि बढ़ोतरी का ऐलान किया है,
जिसके बाद प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गया है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिन की बैठक सोमवार से शुरू हुई। आज यानी बुधवार को इस बैठक के नतीजे की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए एमपीसी ने नीतिगत दर को 0.25% बढ़ाकर 6.50% करने का निर्णय लिया है। गुमला में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में विभिन्न प्रखंडों के गांव के किसानों की मंडली बनाते हुए उन्हें जैविक खेती करने एवं जैविक खाद्य के उपयोग करने का प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता दी जा रही है। उसी क्रम में प्रखंड के 23 गांव से 50 किसानों की मंडली बनाई गई है, जिनके द्वारा 8 एकड़ जमीन में जैविक खेती की जा रही है। सभी किसानों से मिलने एवं उनके द्वारा किए जा रहे जैविक खेती का जायजा लेने आज उपायुक्त सुशांत गौरव पंडरिया गांव पहुंचे। वहां 30 से अधिक किसानों के समूह से उपायुक्त ने नीचे जमीन पर बैठकर उनसे बात की। चीनी वैज्ञानिकों ने 3 सुपर काऊ का एक ऐसा क्लोन बनाया है जो असामान्य रूप से काफी अधिक मात्रा में दूध देगी। चीन ने डेयरी उद्योग के लिए आयातित नस्लों पर निर्भरता कम करने के लिए और दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये क्लोन तैयार किया है। सरकारी समाचार पत्र ने इसकी जानकारी दी है। वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए क्लोन से 3 बछड़ों का जन्म 23 जनवरी को लूनर न्यू ईयर से पहले निंगजिया क्षेत्र में हुआ है। महाराष्ट्र में अंडों की कमी हो गई है। इससे अंडों की कीमत में इजाफा हो गया है। कहा जा रहा है कि अंडों के कम उत्पादन की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश 1 करोड़ अंडों की कमी का सामना कर रहा है। वहीं राज्य सरकार ने अंडों की कमी को पूरा करने के लिए योजना तैयार कर ली है। कहा जा रहा है कि पशुपालन विभाग अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी देने जा रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि पशुपालन विभाग अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हर एक जिले को 1000 पिंजरों के साथ 2100 रुपए तक सब्सिडी दे सकती है। इसके अलावा पशुपालन विभाग 50 सफेद मुर्गियां भी देने की योजना बना रहा है। वो इस खबर से किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसानों ने पशुपालन विभाग के इस कदम की तारीफ की है। ड्रोन निर्माणकर्ता आयोटेक वॉल एविगेशन ने आज भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की और घोषणा की है कि इस दौरान एविगेशन ने कहा कि ये सरकारी बैंक कंपनी के कृषि ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को केंद्र सरकार की योजना के तहत रियायती दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। वही कंपनी के सह संस्थापक दीपक भारद्वाज ने बताया कि आयोटेक वॉल एविगेशन के ग्राहकों को एसबीआई बिना कुछ गिरवी रखे बाजार दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। दिल्ली में आज यानी बुधवार को आसमान साफ नजर आ रहा है। यहाँ आज सुबह से कड़ी धूप निकली हुई है। इसके साथ ही यहाँ तेज हवाएं भी चल रही है। मौसम विभाग की माने तो यहाँ आज दिन भर 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं 9 और 11 फरवरी को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में जहां इन दिनों मौसम सुहाना बना हुआ है, तो वहीं कुछ जगहों पे हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।